नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। आज हम शिक्षण विधियों का टेस्ट पेपर नंबर 55 हल करेंगे। 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार और अच्छे क्वेश्चन आज आप हल करने वाले हो, जो कि लेवल 1 के लिए और लेवल 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला विकल्प पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। दूसरा है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। तीसरा है निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना और चौथा है परीक्षा का आयोजन करना। देखिए, कोई भी शिक्षक हो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या होती है भाषा शिक्षण के संदर्भ में? तो पाठ्यक्रम को पूरा करना सबसे इम्पोर्टेंट बात नहीं मानी जाती है, ना ही परीक्षा का आयोजन करना सबसे इम्पोर्टेंट बात मानी जाती है, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि बच्चों को भाषा प्रयोग के आप अधिक से अधिक अवसर प्रदान करो। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना भी इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या माना जाता है कि भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर बच्चों को मिलने चाहिए। तो विकल्प नंबर 2 सही है साथियों। प्रश्न नंबर 1 में आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। दूसरा क्वेश्चन, देखो और लिखो विधि प्रयुक्त करते हैं मौखिक रचना में, निबंध रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में और उपयुक्त सभी में। देखिए, देखकर लिखा जिसमें जाता है तो लिख रहे हैं, तो यहाँ पर मौखिक रचना तो होगी ही नहीं, तो ये गलत है, तो चौथा भी गलत है। इसलिए साथियों, देखो और लिखो विधि जो होती है देख करके लिखा जाता है वो होता है निबंध रचना में। दूसरा विकल्प दूसरे क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 आपके आता है साथियों, ये देखिएगा। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिकूल है? पहला, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। दूसरा है, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। तीसरा है, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। और चौथा है, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो देखिए, कोई भी समावेशी कक्षा हुई उसमें कौन सा शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिकूल है ये पूछा गया है। तो साथियों, प्रिंट समृद्ध जो माहौल होता है वो भाषा सीखने में सहायक है, बिल्कुल सही बात है। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, ये भी सही है। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का विकास, भाषा विकास शीघ्रता से होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है। इसलिए जो पहला है वो कथन वो शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल यहाँ पर माना जाएगा। पहला विकल्प आपका बिल्कुल सही है प्रश्न नंबर 3 में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। तो आपके प्रश्न नंबर 4 है ये, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? व्याकरणिक नियमों को, काव्य सौंदर्य को, निबंध लिखने की योग्यता को और सीखने की क्षमता का आकलन। तो मूल्यांकन कर रहे हो आप, मूल्यांकन करते समय सबसे ज़्यादा महत्व, देखिए साथियों, यहाँ पर काव्य सौंदर्य, व्याकरणिक नियम और निबंध लिखने की योग्यता, इन तीनों की बजाय हम सबसे ज़्यादा महत्व देंगे सीखने की क्षमता का आकलन। क्योंकि मूल्यांकन किस में हो रहा है? आकलन में होगा ना मूल्यांकन, इन तीनों में तो नहीं मूल्यांकन होगा। इसलिए चौथा विकल्प है जो सीखने की क्षमता का आकलन, वही सही आंसर है प्रश्न नंबर 4 में। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? रेडियो समाचार सुनाना, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना और प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करवाना। तो यहाँ पर आपको देखना है कि श्रवण और वाचन, सुनना और बोलना, इन दोनों कौशल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या रहेगा? रेडियो समाचार सुनाने से तो सिर्फ श्रवण कौशल विकसित होगा,
हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, इससे वाचन कौशल विकसित होगा। प्रश्नोत्तर सत्र से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों को कहानी सुनाकर, कहानी सुनाओगे तो श्रवण कौशल विकसित होगा और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, तो उनके विचारों की अभिव्यक्ति भी सही से हो जाएगी, वाचन कौशल का भी विकास हो जाएगा। इसलिए दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। छठा क्वेश्चन, इकाई योजना आधारित नहीं होती है। प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन। देखिएगा प्रश्न नंबर 6 में राइट आंसर कौन सा रहेगा आपके। इकाई योजना में कौन सी चीज नहीं रहेगी? तो साथियों, इकाई योजना में मूल्यांकन किया जाता है, प्रस्तुतिकरण होता है, उद्देश्य कथन होता है, लेकिन प्रस्तावना नहीं होती है। तो साथियों, इसलिए आपका जो प्रथम विकल्प है प्रश्न नंबर 6 में इकाई योजना, इस पर उद्देश्य कथन पर आधारित इकाई योजना होती है, प्रस्तुतिकरण पर आधारित इकाई योजना होती है, मूल्यांकन आधारित इकाई योजना होती है। इकाई योजना के ये अलग अलग प्रकार माने जाते हैं, लेकिन प्रस्तावना पर आधारित इकाई योजना नहीं होती है। प्रथम विकल्प इसलिए आपका सही है प्रश्न नंबर 6 में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की। 7वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है साथियों, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की परंपरागत शिक्षण पद्धति है वाद विवाद, भाषण, प्रोजेक्ट और इनमें से कोई नहीं। तो परंपरागत शिक्षण पद्धति सामाजिक अध्ययन की पूछी जा रही है। राइट आंसर कौन सा रहेगा प्रश्न नंबर 7 में? देखिएगा 7वां जो क्वेश्चन है इसमें राइट आंसर है आपके भाषण। भाषण का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक बिंदु ले लिया और इस बिंदु पर लेक्चर दिया जाता है। परंपरागत रूप से इस पद्धति का प्रयोग किया जा रहा है साथियों, इसलिए यहाँ पर जो भाषण पद्धति है ये सामाजिक अध्ययन शिक्षण की परंपरागत पद्धति मानी जाएगी। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 7 में सही है। आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8 को। 8वां क्वेश्चन, परियोजना विधि का विकास किसने किया? H.C. मॉरिसन ने, किलपेट्रिक ने, जॉन ड्यूवी ने और बेलार्ड ने। तो यहां पर देखिए विकास की बात की जा रही है, विकास किसने किया? तो साथियों, विकास तो किलपेट्रिक ने किया था। किसने किया था? किलपेट्रिक ने। इसलिए परियोजना विधि के जन्मदाता भी किलपेट्रिक को ही माना जाता है। जबकि साथियों देखिए, परियोजना विधि का विकास आए या यूं पूछे कि परियोजना विधि के जनक कौन है, तो आपका जो किलपेट्रिक वाला जो विकल्प है, विकल्प नंबर 2, वो ही सही आंसर है प्रश्न नंबर 8 में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की। 9वां क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9 है, छात्रों द्वारा मानचित्र, ग्राफ आदि बनाने से जो व्यवहारगत परिवर्तन आता है वह किस उद्देश्य से संबंधित है? कौशल, ज्ञान, ज्ञानोपयोग और अभिरुचि। तो कोई भी छात्र है वो मानचित्र बना रहा है, ग्राफ बना रहा है, तो ये हमारी कुशलता को प्रदर्शित करते हैं। तो साथियों, इससे जो व्यवहारगत परिवर्तन आएगा वो कौशल से संबंधित रहेगा। किससे संबंधित रहेगा? कौशल से संबंधित। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 9 में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 की। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, यह कथन किसका है? आइंस्टीन का कथन है, लोक का कथन है, नेपोलियन बोनापार्ट का कथन है और B.S. ब्लूम का कथन है। तो गणित से संबंधित उपरोक्त जो परिभाषा दी गई है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है, यह कथन लोक के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? लोक के द्वारा। दूसरा विकल्प आपके 10वें क्वेश्चन में सही है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 11 की। साथियों, प्रश्न नंबर 11 पे आते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपके, आगमन विधि निम्न में से किसके लिए उपयुक्त है? सूत्र स्थापित करने के लिए, प्रश्न को सूत्र द्वारा हल करने के लिए, सवाल को समझने के लिए और सवाल को बनाने के लिए। तो आगमन विधि में क्या कहते हैं? पहले शिक्षक उदाहरण देता है, फिर उन उदाहरणों के माध्यम से छात्र के द्वारा या छात्रों के द्वारा नियम या निष्कर्ष निकाले जाते हैं।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सवाल को बनाने के लिए, सवाल को समझने के लिए या प्रश्न को सूत्र द्वारा हल करने के लिए नहीं, बल्कि सूत्र स्थापित करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आपका प्रथम विकल्प 11वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 की। तो 12वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता है अभिव्यक्ति हेतु, समवाय हेतु, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु और रुचि हेतु। तो पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता इनमें से किस लिए पड़ती है? देखिए, अभिव्यक्ति हेतु या समवाय हेतु नहीं पड़ती है, बल्कि पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि जो शिक्षा के उद्देश्य है इनकी प्राप्ति की जा सके। ठीक है, जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं इनकी प्राप्ति पाठ्यक्रम के माध्यम से ही की जाती है अधिकतर। तो इसलिए तीसरा विकल्प आपके 12वें क्वेश्चन में सही है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 की। 13वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, एक इकाई योजना में अधिकतम कितनी दैनिक पाठ योजना सम्मिलित हो सकती है? 5, 7, 4 और 6। तो साथियों, योजना के 4 प्रकार होते हैं। एक होता है आपके वार्षिक पाठ योजना, एक होती है मासिक, एक होती है इकाई और एक होती है दैनिक। वार्षिक पाठ योजना पूरे वर्ष के लिए एक फॉर्मेट होती है, मासिक पाठ योजना 1 महीने के लिए, इकाई पाठ योजना 1 सप्ताह के लिए और दैनिक पाठ योजना 1 दिन के लिए। लेकिन ये जो इकाई पाठ योजना होती है इसमें एक छुट्टी भी पड़ती है संडे की। तो इसमें यह माना जाता है कि संडे के अलावा कोई अगर राजकीय अवकाश नहीं आता है तो आप एक इकाई योजना में अधिकतम 6 दैनिक पाठ योजनाओं को सम्मिलित कर सकते हो। 7 को नहीं करेंगे बल्कि 6 को। तो चौथा विकल्प आपके 13वें क्वेश्चन में सही है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। 14वां क्वेश्चन है, यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाए तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। ज्यामितीय आकृतियों का नाम तो आप सभी ने सुन ही रखा होगा। इसका यदि अवबोध हो जाए, अवबोधन समझ जाए, तो छात्र आकृतियों का वर्गीकरण कर सकेंगे, वैसी ही आकृतियां को खींच सकेंगे या आकृतियों की प्रशंसा कर सकेंगे अथवा गणित परिषद पट्ट ज्यामितीय आकृतियों का प्रदर्शन करने का उनमें परिवर्तन होगा। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, अगर अवबोध हो जाता है, क्या हो जाता है? किसी चीज का अवबोध हो जाता है तो अवबोध का मतलब है तुलना करना सीख जाएंगे, वर्गीकरण करना सीख जाएंगे, अंतर खोजना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर वर्गीकरण वाला बिल्कुल विकल्प है जो प्रथम, आकृतियों का वर्गीकरण करना, ये बिल्कुल आपका सही आंसर है प्रश्न नंबर 14 में प्रथम विकल्प। क्लियर है ये प्रश्न भी सभी के? आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 की। 15वां क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापन में कविताओं तथा कहानियों का प्रयोग निम्न में से किसमें सहायता करता है? भाषा का ज्ञान में सहायता करता है या सांस्कृतिक विविधता के ज्ञान में सहायता करता है, विषय को रोचक बनाने में सहायता करता है या कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाने में सहायता करता है? देखिए, कविताओं और कहानियों का प्रयोग, साथियों, कविताओं और कहानियां, इन दोनों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कल्पना एवं तर्क या चिंतन शक्ति का विकास करना। चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है, इसका प्रयोग इसमें बहुत ज्यादा सहायता करेगा। कल्पना या चिंतन शक्ति का विकास करना ही कहानियों और कविताओं का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 15 में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 की। 16वां क्वेश्चन आपके हैं, छात्रों को बोलने, पढ़ने में लिखने का अभ्यास कराना इस सिद्धांत का कार्य है। स्वाभाविकता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। तो कोई भी छात्र हो, वो बोलता है, पढ़ता है, लिखने का अभ्यास करता है, तो ये क्रियाशीलता का सिद्धांत माना जाता है, क्योंकि अभ्यास की बात की जा रही है ना, और जहां अभ्यास किया जाता है वहां पर क्रियाशीलता होगी साथियों। सेकंड विकल्प आपके 16वें क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 की। तो 17वां क्वेश्चन आपके है, ब्लूम का वर्गीकरण पदानुक्रम संगठन है, निष्पत्ति लक्ष्यों का, पठन कौशलों का, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का और पाठ्यक्रम संबंधी घोषणाओं का। तो ब्लूम ने जो वर्गीकरण किया है, आप सभी ने ब्लूम का वर्गीकरण पढ़ रखा होगा।
इन्होंने वर्गीकरण निष्पत्ति लक्ष्यों का तो नहीं किया है, ना ही पठन कौशलों का किया है और ना ही पाठ्यक्रम संबंधी घोषणाओं का किया है, बल्कि ब्लूम ने जो वर्गीकरण किया है वो संज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। संज्ञानात्मक उद्देश्यों को अलग अलग 6 भागों में बांटा है साथियों। पहले तो मूल रूप से 3 उद्देश्य बताए, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। फिर संज्ञानात्मक के भी 6 प्रकार, भावात्मक के भी 6 प्रकार और क्रियात्मक के भी 6 प्रकार। इस प्रकार से अलग अलग उद्देश्यों का वर्गीकरण बीएस ब्लूम के द्वारा किया गया है। बेंजामिन ब्लूम इनका पूरा नाम था। विकल्प नंबर 3 सही है आपके 17वें क्वेश्चन में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 की। पाठ योजना के पंचपदी उपागम का श्रेय जाता है जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट को, विलियम हेनरी किलपेट्रिक को, रूसो को और हर्बर्ट स्पेंसर को। तो देखिए जो पाठ योजना होती है, पाठ योजना का जो पंचपदीय उपागम है, पंचपदी उपागम में देखिए जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट, जिनको जे.एफ. हर्बर्ट हम शॉर्ट में कहते हैं, उनको इस उपागम का श्रेय जाता है, क्योंकि इन्होंने इसके निर्माण हेतु 4 सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। फिर उसके आधार पर उनके शिष्यों ने 5 पद बनाए थे, जिनको हर्बर्ट की पंचपदी कहते हैं। तो उसका श्रेय किसको जाता है? जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट को जाता है साथियों, न कि हर्बर्ट स्पेंसर को। विकल्प नंबर 1 सही है 18वें क्वेश्चन में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 19 को। 19वां क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रश्न सामाजिक अध्ययन के विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं करेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अपसारी प्रश्न, खुले प्रश्न और खोजपूर्ण प्रश्न। तो आलोचनात्मक चिंतन का अर्थ क्या होता है? जिसमें गुण दोष को देखते हुए उत्तर दिए जाए। अपसारी चिंतन बिल्कुल आलोचनात्मक अपसारी जो प्रश्न हैं वो आलोचनात्मक चिंतन विकसित करेंगे। खुले प्रश्न में भी खुद के विचार व्यक्त करते हैं तो बिल्कुल उससे भी आलोचनात्मक चिंतन विकसित होगा। खोजपूर्ण प्रश्नों में भी आलोचनात्मक चिंतन विकसित होगा। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में क्या होता है? 1, 2, 3, 4 कोई सा भी एक विकल्प को चुनिए और आंसर दे दीजिए, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो साथियों यहाँ पर जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं उनसे आलोचनात्मक चिंतन विकसित नहीं होगा। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 19 में। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हो आप, और आप इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नए हो चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करें। आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, लगभग 90% विद्यार्थी तैयारी नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि पेपर तो 6 महीने बाद या 10 महीने बाद या 12 महीने बाद होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखा होगा कि कोरोना के जो केस है 4,500 के लगभग बचे हैं राजस्थान में पर डे के हिसाब से। ये केस जैसे ही 1000 पे आते हैं, आप यकीन मानिए सारी चीज़ें चालू हो जाएगी। और 1000 पे आने में ज़्यादा दिन नहीं, 8 दिन तो ज़्यादा बता रहा हूँ मैं। इसलिए लगभग मान के चलिए अगस्त सितंबर में आपके एग्जाम हो जाएगा। तो ये तैयारी का समय है भाई, ठीक है, अच्छे से तैयारी करो। 20वां और अंतिम क्वेश्चन है, मेले तमाशे शिक्षण सहायक सामग्री के किस वर्ग में आते हैं? मुद्रित सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, प्रोजेक्ट सामग्री और सामाजिक सामग्री। देखिए जो मेले तमाशे हैं वो शिक्षण की सामाजिक सामग्री में आते हैं साथियों, क्योंकि मेले तमाशे ये समाज का हिस्सा होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको सामाजिक सामग्री के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। विकल्प नंबर कौन सा सही है? चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 20 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं जरूर बताएं, कमेंट में बताकर जाए किसी पर आपको डाउट हो तो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।